हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दृष्टि के इस नए प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट जेआरएफ के भूगोल विषय, जो कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिस्टेड है, भूगोल विषय के खास टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पाठ्यक्रम पर आधारित वे कौन से टॉपिक हैं, विषय हैं जो हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन विषय के हम कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं कि आखिर उस टॉपिक के पीछे क्या कंसेप्ट है, उस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इस सीरीज को हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इकाई 7 की ही एक अन्य टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, भौगोलिक संघवात, या आप कह सकते हैं संघवात का भूगोल। ठीक है, संघवात का भूगोल यानी आप मानकर चलिए जिसे हम नाम देंगे ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, जिसमें हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से किन चीजों पर। देखिए, सबसे पहले जब आप बात करते हैं संघवात की, आप बात करते हैं कि हमें यह भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है कि आखिर भूगोल में संघवात कैसे जाना जाए, भूगोल के अंतर्गत संघवात को कैसे पढ़ा जाए, या भूगोल में संघवात कैसे आया। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि जब भी हम किसी देश की बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं संघवात के संदर्भ में, जो कि देशों की एक व्यवस्था है, शासन प्रणाली की एक व्यवस्था है कि कैसे विभिन्न देश अपनी शासन प्रणाली को चलाते हैं, उनमें कैसी सरकारें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? उस देश की लोकेशन, उस देश का भौगोलिक चित्रण। ठीक है, इसलिए संघवात को भी भूगोल में पढ़ना जरूरी हो जाता है, यानी भूगोल के अंतर्गत हमें संघवात पढ़ना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। यानी संघवात किससे जुड़ा हुआ विषय माना जाता है? भूगोल से भी जुड़ा हुआ विषय माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, कई बार ये भी तय करती हैं कि वहां पर शासन व्यवस्था कैसी होगी, है ना। क्योंकि हम यदि भारत की ही बात करें तो भारत तो आजादी के बाद कई सौ रियासतों में बटा हुआ था, 550 से भी अधिक रियासतें थी भारत में। तो इन रियासतों में कैसे कार्य हो पाता? यदि हम पूरे भारत को एक देश के रूप में लेकर चलते हैं तो रियासतों के अपने अपने नियम कानून थे। इन रियासतों को एक साथ लाकर एक देश के रूप में इकट्ठा एक समन्वय स्थापित कर पाना कैसे उस समय मुश्किल रहा है, और उसके बाद भारत एक संघ के रूप में कार्य कर रहा है। तो आप समझिए, इसलिए संघ को हम कहां से जोड़कर भी देख सकते हैं? भूगोल से जोड़कर देख सकते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां भी तय करती हैं कि किसी देश में कैसे शासन स्थापित होगा या वहां पर शासन कैसे किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर संघवात जो है वह भूगोल के लिहाज से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम जानेंगे इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले संघवात को, या आप मानकर चले संघात्मक राज्य को, कि आखिर संघात्मक राज्य होता क्या है। ठीक है, यानी फेडरल स्टेट क्या होता है, फेडरल स्टेट्स किन्हें कहते हैं, उनके अंतर्गत क्या खास विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर हम बात करेंगे कि आखिर संघात्मक राज्यों के कितने प्रकार हो सकते हैं, या संघात्मक राज्यों को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ध्यान रखिए, संघात्मक राज्यों के प्रकार। ठीक है, तो इन्हें हम इनके टाइप्स के रूप में भी जानेंगे कि इनके कितने प्रकार हो सकते हैं। फिर अंत में हम समझेंगे कि आखिर भूगोल के लिहाज से, क्योंकि हम इसे किसके अंतर्गत कवर कर रहे हैं? हम इसे कवर कर रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, क्योंकि भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। तो फिर हम अंत में यह भी कवर करेंगे कि आखिर संघवात का भौगोलिक महत्व क्या है। ठीक है, तो हम अंत में पढ़ेंगे क्या? संघवात के भौगोलिक महत्व के बारे में, है ना, कि भौगोलिक लिहाज से ये कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कैसे संघात्मक राज्य क्या होते हैं, आखिर ये जो फेडरल शब्द है ये कहां से निकल कर आया, और आखिर ये जो संघवाद शब्द है ये कैसे बना। संघवाद, देखिए
संघवाद के लिए जो हम शब्द लिखते हैं वह है फेडरल। फेडरल, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि संघवाद कैसे आया हिंदी में, तो ध्यान रखिए फेडरल का ही हिंदी अनुवाद है, हिंदी या इसके शाब्दिक या हिंदी के शब्द के रूप में फेडरल को क्या लिखते हैं, संघवाद लिखते हैं। दरअसल लैटिन भाषा के शब्द फोइडस को बात करें हम, फोइडस भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं यह आपको फोइडस भी मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा अमूमन जो मेजॉरिटी में मिलेगा वह मिलेगा फोइडस, ठीक है। तो यह लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से निकल कर आया है। फोइडस आगे चलकर किस नाम से जाने लगा, इसकी मीनिंग जाने लगी लीग के नाम से, ठीक है, लीग। यानी फेडरल के लिए क्या शब्द अमूमन इस्तेमाल किया जाने लगा, लीग। लीग को क्या कहते थे उस समय लोग, कि यह एक संघ को संबोधित करता है, संघ एक यूनिटी को संबोधित कर रहा है, ठीक है। तो यानी लैटिन भाषा के शब्द सबसे पहले फोइडस शब्द चर्चा में था और फोइडस की ही एक मीनिंग निकाली गई कि इसका मतलब होगा लीग। लीग के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा बाद में संघ, ठीक है। तो फेडरल क्या है, फेडरल दरअसल हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश अनुवाद है किसका, संघवाद का, ठीक है। अंग्रेजी में से फेडरल कहते हैं, लैटिन भाषा की फ्यूडरल से निकल के आया है। इसके बाद में इसे लोग लीग कहने लगे और लीग के बाद लोग इसे कहने लगे कि यह एकता या समन्वय का प्रतीक है, यानी यह संघ है, ठीक। तो यहां पर बात करें अब कि संघ क्या है। संघ का मतलब ये है कि जब उसमें बहुत सारी चीज क्या हुई हो, जुड़ी हुई, इकट्ठी हुई हो, तब वह क्या बनाएगा, संघ बनाएगा या क्या बनाएगा, समूह बनाएगा, है ना, समूह। तो ध्यान रखिए इसे एक समझौते के तौर पर भी जाना जाता है। यानी संघवाद की जब हम बात करेंगे तो संघवाद का मतलब यह होगा जहां पर विभिन्न इकाइयां मिलकर आपस में समझौता करती हैं कि वे एक साथ एक संघ के रूप में, एक समूह के रूप में कार्य करेंगी, ठीक है। यानी विभिन्न इकाइयां आपस में लीग के रूप में कार्य करती हैं और समझौता कर लेती हैं, वे आपस में तय कर लेती हैं कि वह एक समूह के रूप में कार्य करेंगी। इसलिए बाद में फिर शब्द निकलकर आया क्या, संघवाद, ठीक है। जब हम बात करते हैं राज्यों के बारे में या किसी देश के बारे में, आप चर्चा कर लीजिए, हम भारत के बारे में ही बात करें तो भारत राज्यों का एक संघ है ना, क्योंकि भारत में बहुत सारी रियासतें थी, फिर एक साथ मिलकर वे एक समूह के रूप में कार्य करने लगी। लेकिन यहां पर शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है, शक्तियों का वितरण होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। यानी संघवाद के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है। ध्यान रखिए, शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का पृथक्करण इसके अंदर मौजूद होता है विभिन्न इकाइयों के बीच में, ठीक है। तो जब हम संघवाद की बात करते हैं, संघवाद यानी इसमें बहुत सारी शक्तियां मिलकर कार्य करती हैं, यानी बहुत सारी का मतलब ध्यान रखिए 2 से ज्यादा तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि आखिर संघवाद यानी किसी राज्य की बात कर रहे हैं हम, देश के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, ठीक। तो मानकर चलिए यदि हम किसी देश के बारे में बात करें तो उसमें एक इकाई क्या होगी, केंद्र या केंद्रीय शक्ति, ठीक। दूसरी इकाई होगी राज्य और तीसरी होगी वहां पर स्थानीय इकाइयां, लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक है। इन सभी के बीच में क्या होगा, शक्तियों का वितरण होगा और इनके पास अपने अपने लेवल पर क्या होंगी, शक्तियां होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए जहां पर शक्तियों का विभाजन मौजूद है, शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है, ये विभिन्न इकाइयां एक समूह के रूप में एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। यहां पर संविधान सर्वोच्च होता है, ध्यान रखिएगा, संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। संविधान सर्वोच्च होने के साथ साथ यहां एक संघीय न्यायपालिका भी मौजूद होती, संघीय न्यायपालिका भी मौजूद होती है।
एक और खास बात ध्यान रखें कि यहाँ पर राज्य के लेवल पर, यानी राज्य एक इकाई के रूप में कार्य करता है और राज्य के लेवल पर भी इन्हें विभिन्न शक्तियां प्राप्त होती हैं और विभिन्न शक्तियों के साथ साथ राज्य पर भी छोटी छोटी इकाइयां होती हैं और ये आपस में राजस्व वसूलने जैसे कार्य क्या है, करती है। ठीक है, तो समझिए आप इस बात को कि संघीय व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, यदि हम बात करें किसी देश के संदर्भ में, तो वहां पर ये विभिन्न इकाइयां एक साथ मिलकर जब कार्य करती हैं, लेकिन इनके बीच में शक्तियों का भी विभाजन मौजूद होता है, तो इसे हम, इस पूरी शासन प्रणाली को हम क्या कह देते हैं कि यह एक संघ के रूप में कार्य कर रहे हैं। और चूंकि यह संघ कहां पर कार्य करता है, एक देश में कार्य कर रहा है, एक देश के अंतर्गत कार्य कर रहा है, और ये देश क्या है, कुल मिलाकर एक भौगोलिक स्थिति है, यानी हम एक भूगोल में संघवाद कैसे कार्य करता है इसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जाना कैसे संघवाद को, कि आखिर संघवाद क्या है। इसमें विभिन्न इकाइयां होती हैं, विभिन्न इकाइयों के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है, यहाँ संविधान सर्वोच्च होता है और यहाँ पर एक संघीय न्यायपालिका भी मौजूद होती है। इस तरह हमने किसे जाना, ध्यान रखिएगा, हमने समझा किसके बारे में, संघात्मक राज्य के बारे में, कि एक संघात्मक या फेडरल स्टेट क्या है। फेडरल स्टेट दरअसल यही है। आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी स्कूल में क्या है, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, तो आपके स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की बहुत सारी कक्षाएं हैं, 6 से 12 आपने काउंट कर ली। फिर चूंकि बच्चे बहुत अधिक हैं तो आपने विभिन्न कक्षाओं को भी कई सेक्शंस में डिवाइड कर दी हैं। मान लीजिए आपकी क्लास 6, क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th ये कई सेक्शन में डिवाइड है, तो इतनी अधिक बच्चे हैं, तो एक प्रिंसिपल तो अब इस पूरे बच्चों को संभाल नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या किया गया, प्रिंसिपल इसकी मुख्य इकाई है जिसे हम केंद्रीय इकाई के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने क्या किया कि अब हर एक क्लास का एक क्लास टीचर भी बना दिया कि ये इसके क्या है, क्लास टीचर हैं, जो कि हमने देखा होगा सुबह आते हैं तो अटेंडेंस लेते हैं, फिर शाम को अटेंडेंस, तो एक क्लास टीचर उन्होंने क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, ताकि इस व्यवस्था को ठीक तरीके से संचालित किया जा सके, क्योंकि एक ही व्यक्ति इतने सारे बच्चों और क्लासरूम्स को नहीं संभाल सकता। ठीक है, तो यहाँ केंद्र के रूप में कौन कार्य कर रहा है, केंद्र के रूप में प्रिंसिपल कार्य कर रहे हैं। राज्य के रूप में कौन कार्य कर रहा है, जो क्लास टीचर आगे नियुक्त कर दिए गए हैं कि आप इस क्लास में पढ़ाएंगे, आप इस क्लास के टीचर हैं, आप इस क्लास के टीचर हैं। ठीक है, फिर ध्यान रखिए, हमने फिर वो टीचर भी क्या करते हैं, अलग अलग चूंकि सेक्शन है तो अलग अलग सेक्शन के हिसाब से भी वो कुछ लोगों को तय कर देते हैं कि ये इसे देखेंगे, ये इसे चेक करेंगे, या इस क्लासरूम में ऐसी व्यवस्था संचालित करने के लिए ये व्यक्ति सिलेक्ट कर लिया गया है जो इस क्लासरूम की व्यवस्था को देखेगा। तो इसे हम स्थानीय इकाई के तौर पर समझेंगे। ठीक है, तो समझिए, जब इतनी बड़ी भूगोल की हम बात करते हैं, भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, किसी एक देश की बात करते हैं, तो वहां पर जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है। तो इतनी अधिक जनसंख्या के विभिन्न कार्यों को देखने के लिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हम कल्याणकारी राज्य बने, विभिन्न जनता की जो भी जरूरतें हैं, जनता की जो विभिन्न जरूरतें हैं, हम उन्हें पूरा कर सके, तो इन्हें ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है फिर कि विभिन्न इकाइयों में इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। इनके पास अपनी पावर होती है और ये ठीक तरीके से उस व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा क्या कि आखिर संघात्मक राज्य क्या है। अब हम बात करेंगे कि आखिर संघात्मक राज्य भी कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, संघात्मक राज्यों के प्रकार। संघात्मक राज्यों के प्रकार। तो संघात्मक राज्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर इनके प्रकारों में इन्हें क्यों देखना चाहिए। तो देखिए, हर एक देश की अपनी एक सी व्यवस्था तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर देश की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है। भौगोलिक परिस्थितियां अलग होने के साथ साथ उनकी जो विचारधाराएं हैं वे भी अलग अलग हैं। विचारधाराएं अलग होने के साथ साथ चूंकि भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी अपनी अलग भाषा है, विविधता है, इस तरीके से भी अलग अलग क्षेत्र से जो राज्य हैं उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो हम यदि बात करते हैं संघात्मक
राज्यों की, कि संघात्मक राज्यों के दरअसल कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखिएगा संघात्मक राज्यों में सबसे पहले जो प्रकार की हम चर्चा करते हैं वह प्रकार, मान लीजिए कोई ऐसे देश हैं जो आपसी हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चूज किया है कि वे संघात्मक राज्य के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। यानी हमारा पहला प्रकार होगा जिन्होंने आपसी हित के आधार पर तय किया है, आपसी हित के आधार पर संघात्मक होना तय किया है ना। तो आपसी हित के आधार पर संघात्मक राज्य, ठीक है। यानी ये कौन से राज्य होंगे, ये वे राज्य होंगे, जैसे हम चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कैसे हमने चर्चा की, हमने माना कि ऑस्ट्रेलिया के यदि हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो देखिए वहां पर एक ही प्रकार के समुदाय के लोग निवास करते हैं। तो वहां पर उन्होंने क्या तय किया कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं हमने चूज किया है, हम सबने मिलकर कि हमारा हित क्या है कि हम एक संघात्मक राज्य के रूप में कार्य करें। भले ही उसका जो क्षेत्रफल है छोटा है, लेकिन उसे यह भी तो डर है कि आसपास के जो प्रशांत महासागर के आसपास के जो और भी देश हैं वे किसी भी तरीके से उसे हानि ना पहुंचाएं। तो अलग अलग क्षेत्र, मान लीजिए हम पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के मैप की बात करें, तो मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है कि वह यहाँ के लोग अलग रूप से कार्य ना करें, यहाँ के लोग अलग रूप से कार्य ना करें, ये अलग से कार्य ना करें, ये एक साथ एक संघ के रूप में कार्य करें ताकि बाहरी जो शक्तियां हैं वे उन्हें प्रभावित ना कर सके। ये नहीं, यानी इन्होंने आपसी हित को सर्वोपरि रखा, आपसी हित के आधार पर इन्होंने चूज किया कि ये क्या बनेंगे, संघात्मक राज्य बनेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया, ध्यान रखिएगा, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया ऑस्ट्रेलिया को। और ठीक ऐसी ही व्यवस्था यदि आप देखें गौर से तो ब्राजील में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा कैसे आपसी हित के आधार पर संघात्मक राज्य को, और इसके बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है। अब दूसरा हम बात करें कि दूसरा कौन सा टाइप हो सकता है, तो दूसरा टाइप होगा, देखिए पहले हमने चर्चा किसके बारे में की कि आपसी हित पर यदि आधारित है, फिर कुछ ऐसे भी तो क्षेत्र होंगे जहां पर आपसी हित पर काम ना चल रहा हो। जैसे हम बात करें भारत की, तो आजादी से पहले चूंकि भारत में बहुत सारी रियासतें थी और कई रियासतें भारत के साथ मिलने के लिए तैयार भी नहीं थी, तो यहाँ पर आपसी समझौते किए गए, है ना। आपसी समझौते के आधार पर फिर भारत एक संघ के रूप में कार्य करने लगा। तो दूसरा टाइप है आपसी समझौते के आधार पर संघात्मक राज्य। कॉम्प्रोमाइज किया इन्होंने। तो अब कॉम्प्रोमाइज का हमने अभी एग्जाम्पल चर्चा भी की, क्या, भारत, क्योंकि भारत में बहुत सारी 550 से भी अधिक रियासतें हैं, 562 लगभग। तो ये इन रियासतों ने वहां उस समय स्वीकार नहीं किया था, फिर बाद में इन रियासतों को एक साथ लाया गया और एक साथ लाकर समन्वय स्थापित करने की बात की गई और कहा गया कि भारत एक संघ के रूप में कार्य करेगा जहां शक्तियां केंद्र सरकार के पास भी होंगी, राज्य सरकार के पास भी होंगी और स्थानीय फिर बाद में छोटी छोटी इकाइयां अन्य स्थापित की गई। तो यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या को संचालित करने के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या के कार्यों के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बनी और भारत एक संघ के रूप में कार्य करने लगा। और यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण भी है, एक न्यायपालिका भी मौजूद है और भारत में क्या है, संविधान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है ना। तो भारत को एक बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है संघात्मक शासन का या संघात्मक राज्य का। तो संघात्मक राज्य के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार पर जब संघात्मक राज्य की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, भारत, जिसका मैंने आपको भी एग्जाम्पल के तौर पर पूरा जिक्र भी किया कि कैसे ऐसा संभव हो पाया है, ठीक है। तो भारत के अलावा यदि आप किसी और देश की बात करें तो नाइजीरिया भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, ठीक। ये तो हमने बात की किसके बारे में, आपसी समझौते के आधार पर संघात्मक राज्य के बारे में। यहां पर और भी टाइप हैं जिसमें से यदि हम चर्चा करें कि क्या क्या टाइप हो सकते हैं, तो देखिए हमने अभी चर्चा की संघात्मक राज्य के बारे में। अब हम देखते हैं इसके अलावा तीसरा टाइप है केंद्रीकृत या केंद्रीकृत संघात्मक राज्य।
केंद्रीकृत संघात्मक राज्य का मतलब क्या है? जहां पर शक्तियां या कहें सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। यहां पर केंद्र क्या है? अधिक प्रभावशाली है। केंद्र के पास शक्तियां अधिक है, केंद्र क्या है? शक्तिशाली है। तो ऐसे संघात्मक राज्य को क्या कहेंगे? केंद्रीकृत संघात्मक राज्य। यदि हम बात करें कि आखिर ये क्या कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीकृत, जब हम संघात्मक राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर केंद्रीय प्रणाली या केंद्रीय शक्ति क्या होगी? सर्वोच्च होगी, यानी ये क्या होंगे? अधिक प्रभावशाली होंगे। ठीक है, और इसके बाद भी यानी केंद्र प्रभावशाली भले होगा, लेकिन यह एक संघात्मक राज्य के रूप में कार्य करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो पूर्व सोवियत की बात करें, रूस की बात करें, तो जो पूर्व सोवियत रूस है ना, क्योंकि सोवियत रूस ने क्रांति के बाद, कौन सी क्रांति के बाद? साम्यवादी क्रांति के बाद तय किया कि वे संघात्मक राज्य के रूप में कार्य करेंगे, ताकि जो लोग हैं वहां के वे वितरित ना हो जाएं, फैल ना जाएं। इसलिए उन्होंने तय किया क्या? कि वे संघात्मक राज्य के रूप में कार्य करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं किसे? पूर्व सोवियत संघ को। ठीक है, क्योंकि साम्यवादी क्रांति के पश्चात इन्होंने क्या तय किया था कि ये यहाँ पर भले ही केंद्रीय शक्ति प्रभावशाली होगी, लेकिन ये संघात्मक राज्य के रूप में या संघात्मक शासन के रूप में, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा कि संघात्मक राज्य के रूप में ये कार्य करेंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर किसे देखा? पूर्व सोवियत संघ को देखा। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि इसके अलावा और कौन सा प्रकार हो सकता है संघात्मक राज्य का, तो इसके अलावा प्रकार हो सकता है कि कोई ऐसा भी तो देश होगा जहां पर जनता के ऊपर आरोपित किया जा रहा है कि आप संघात्मक राज्य के रूप में कार्य करें, यानी चौथा प्रकार होगा आरोपित संघवाद, आरोपित संघात्मक राज्य। और जब हम आरोपित संघात्मक राज्य की बात करते हैं तो आप इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं माली को भी, और इसके एग्जाम्पल में आप रख सकते हैं पाकिस्तान को भी। ठीक, ध्यान रखें, इसके एग्जाम्पल में हम इन देशों को रख सकते हैं जिनमें कई सारे देश, यदि हम अफ्रीका के संदर्भ में चर्चा करें तो मध्य अफ्रीकी की कई संघ हैं जो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें आप मध्य अफ्रीकी देश या मध्य अफ्रीकी संघ को भी रख सकते हैं, और आप माली के संघ को भी रख सकते हैं, माली संघ। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये वे देश हैं, वे क्षेत्र हैं जहां पर क्या है? संघात्मक राज्यों के रूप में इन्हें बनने के लिए क्या किया गया है? इन पर आरोपित किया गया है इन पर कि ये देश हैं, ये जो क्षेत्र हैं, वे क्या बने? संघात्मक राज्य के रूप में कार्य करें। जबकि वहां के जो निवासी हैं, वहां के जो जनता है, वहां के जो पब्लिक है, वह यह नहीं चाहती, उनकी इच्छा के विरुद्ध उसे संघात्मक राज्य के रूप में क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा संघात्मक राज्यों के प्रकारों को। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसमें है सबसे पहले, चूंकि हम पढ़ रहे हैं भूगोल, यदि हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर भूगोल में ये कितना इंपॉर्टेंट है, भूगोल के लिहाज से संघवाद कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे संघवाद का भौगोलिक प्रभाव, संघवाद का भौगोलिक प्रभाव। जब हम संघवाद के भौगोलिक प्रभाव की चर्चा करेंगे, ध्यान रखिए, संघवाद हमने चर्चा की जहां पर विभिन्न इकाइयां हैं और ये इकाइयां एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है, यहाँ पर संविधान सर्वोच्च होता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर बहुत से प्रकार की भौगोलिक विविधताएं भी तो होंगी। यदि कोई क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पर विविधता मौजूद होगी, विभिन्न भौगोलिक विविधताएं मौजूद होंगी। लेकिन यही तो इसका सबसे बेहतरीन मुद्दा है, मानते हैं कि विविधता में एकता का प्रतीक है यह, यानी विविधता के बावजूद, किस प्रकार की विविधता के बावजूद? भौगोलिक विविधता के बावजूद यह समन्वय करने में सहायक है, ताकि विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न रीति रिवाजों को मानने वाले लोग एक साथ ही आकर समूह के रूप में जब कार्य करते हैं,
संघ के रूप में जब कार्य करते हैं तो उनमें समन्वयता बढ़ती है, उनमें सहिष्णुता बढ़ती है, ध्यान रखिए। और ये इसके एक पॉजिटिव सेंस के रूप में देखा जाता है, ठीक है। यानी जो विविधता है, जो भौगोलिक नियम है, इन्हें ये एक साथ मिलकर फॉलो करते हैं, और जब ये एक साथ मिलकर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच समन्वय बढ़ता है, ठीक है। तो इसे संघवाद के भौगोलिक प्रभाव के तौर पर भी देखा जाता है। दूसरी यदि हम बात करें कि संघवाद के ही भौगोलिक प्रभाव में कौन सी चीज आ जाएगी, तो देखिए, जब संघवाद को कोई क्षेत्र फॉलो करेगा, कोई भौगोलिक क्षेत्र संघवाद के आधार पर कार्य करेगा, तो उसे एक मंच मिल जाएगा। किस प्रकार का मंच मिल जाएगा कि वहां पर सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। यानी संघ की वजह से क्या होगा, संघ की वजह से, संघ के कारण क्या होगी, एकता स्थापित होगी, है ना, क्योंकि ये सब क्या होंगे, एक साथ आकर कार्य करेंगे, तो क्या होगी, संघ की वजह से एकता स्थापित होगी। और एकता स्थापित होना किसी भी देश के लिए क्या है, बेहतरीन माना जा सकता है, क्योंकि वे एक पटल पर आकर कार्य करने लगेंगे, है ना। और जब ये एक पटल पर आकर साथ में आकर कार्य करेंगे तो इनमें सह अस्तित्व की भावना जन्म लेगी और बढ़ेगी। सह अस्तित्व की भावना क्या होगी, बढ़ेगी, जो किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना, सह अस्तित्व की भावना होगी, समन्वय की भावना होगी, सहिष्णुता होगा, तो कहीं ना कहीं इस विभिन्न जाति धर्म समूहों के बीच में एक अच्छी प्रवृत्ति के रूप में जानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यदि हम संघवाद के भौगोलिक पक्ष की ही बात करें तो देखिए, जब ये एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और ये सभी, क्योंकि हमने बात की ना, एक संघ के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी के बीच में एकता के साथ साथ, समन्वय के साथ साथ एक महत्वपूर्ण टर्म क्या है, ध्यान रखिएगा कि इनमें सामाजिक एकत्व भी तो बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने कहा संघ, सह अस्तित्व, एक महत्वपूर्ण शब्द है सामाजिक एकत्व। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत से अलग अलग समाज के लोग भी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है। यानी इनके मध्य क्या होगा, भाषा, जाति के आधार पर जो विभेद है, धर्म के आधार पर जो विभेद मौजूद है, वह कहीं ना कहीं अंततः सामाजिक एकत्व में क्या होगा, बदल जाएगा। भले ही यानी अपनी जो इनकी मान्यताएं हैं, वे अपनी मान्यताओं के अनुसार तो चलेंगे, लेकिन अन्य धर्म जाति समूहों के लोगों से वे किसी भी प्रकार की घृणा क्या है, नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वे ये तो नहीं समझेंगे कम से कम कि ये अलग ही टाइप के लोग हैं, या अलग गोले से आए हैं, अलग ही पृथ्वी से आए हैं, तो इस तरीके की किसी भी प्रकार की कोई भावना उनके भीतर मौजूद नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टर्म ध्यान रखेगा, इसी के अंतर्गत यदि हम शामिल करना चाहें कि मतलब और क्या इससे हेल्प हो सकती है संघवाद से भौगोलिक क्षेत्र में, या भूगोल के क्षेत्र में इससे क्या विकास हो सकता है, तो देखिए, जब हम किसी क्षेत्र में बात करते हैं कि वहां पर बहुत सारे शासन कार्य कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, बहुत सारे इकाइयां हैं, मान लीजिए हमने चर्चा की केंद्र और राज्य, ठीक है, कम से कम 2 इकाई तो होंगी ही। मान लीजिए कि आपने इकाई स्थानीय लेवल पर कोई इकाई स्थापित नहीं की, हम रेयर कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब किसी देश में 2 इकाइयां मौजूद हैं, केंद्र एवं राज्य, तो कम से कम जब 2 इकाइयां मौजूद होंगी तो वहां पर जो क्षेत्रीय विकास है वे और अधिक ठीक तरीके से संभव हो पाएगा, जबकि उसकी तुलना में कि जब केवल केंद्र मौजूद हो, जब केवल केंद्र मौजूद होगा तो वो बहुत सारे क्षेत्रीय लेवल पर जो कार्य करने हैं उसे कर पाने में कहीं ना कहीं अक्षम होगा, क्योंकि उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां देखनी है। लेकिन जब हमने राज्य के स्तर पर सरकारें तय कर दी हैं, इकाइयां बना दी हैं और स्थानीय लेवल पर बना दी हैं, तब तो और अच्छा है। यानी क्षेत्रीय विकास का जो मुद्दा है ना, क्षेत्रीय विकास का मुद्दा भी इससे क्या होगा, सॉल्व होगा। यानी संघात्मक यदि राज्य की हम बात करें, या हम बात करें कि संघवाद का भौगोलिक क्या प्रभाव पड़ा है भौगोलिक क्षेत्र में, तो इससे क्षेत्रीय विकास क्या होगा, संभव होगा, क्षेत्रीय विकास अधिक तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो संघवाद के भौगोलिक प्रभावों के अंतर्गत हम इन चीजों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी हम बात करें कि हमने अभी चर्चा भी की ना कि बहुत सारे यदि अलग अलग लेवल पर ये इकाइयां कार्य करेंगी तो क्षेत्रीय विकास तेज होगा। इसके अलावा ये आर्थिक प्रगति में क्या होंगे, सहायक होंगे, किसी भी देश के आर्थिक
प्रगति में क्या होंगे, सहायक होंगे। आर्थिक विकास कहीं ना कहीं यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने चर्चा कर ली किसके संदर्भ में, हमने चर्चा कर ली संघवाद के संदर्भ में। संघवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, संघात्मक राज्य क्या होते हैं, संघात्मक राज्यों के प्रकारों के बारे में चर्चा की, और हमने वैश्विक लेवल पर कैसे कैसे देश हैं, किन किन आधारों पर उन्हें संघात्मक राज्य के रूप में जाना जाता है। अंत में हमने यह भी चर्चा की कि संघवाद का भौगोलिक प्रभाव क्या हो सकता है और इसके क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। एक शब्द है एकात्मक राज्य, क्योंकि हमने अभी चर्चा की ना संघात्मक राज्य के संदर्भ में, तो एकात्मक राज्य के बारे में ध्यान रखिएगा। एकात्मक राज्य का मतलब यह है कि वह राज्य, यहां हम उस राज्य की बात कर रहे हैं, एकात्मक राज्य जहां पर केंद्र सर्वोपरि है। ध्यान रखिए, सारी शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है, और केंद्र क्या है, सर्वोपरि है। केंद्र के पास सारी शक्तियां मौजूद हैं। विभिन्न देश हैं जो इसी हिसाब से चलते हैं। एकात्मक संघवाद के एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखिएगा, फ्रांस जैसे देश है, जापान, मतलब आप समझिए कई ऐसे देश हैं जो एकात्मक संघवाद के हिसाब से कार्य करते हैं, या एकात्मक राज्य के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, जिसे आप इंग्लिश में यदि समझेंगे तो यूनिटरी स्टेट। ठीक है, एकात्मक हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, फ्रांस देख लिया, जापान देख लिया, इसके अलावा आप कई सारे देश देख सकते हैं, चाहे आप न्यूजीलैंड देख सकते हैं, स्वीडन देख सकते हैं, ये सभी देश इसके एग्जाम्पल के तौर पर आएंगे, न्यूजीलैंड, स्वीडन। ध्यान रखिए, अगर आप ये आधाड़ा बनाते हैं तो यहाँ बिंदी मत लगाइएगा। ठीक है, यहां से बिंदी हटा देते हैं। न्यूजीलैंड, ये सभी देश किसके अंतर्गत आ जाएंगे, एकात्मक राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। एकात्मक राज्य ध्यान रखें कब संभव है, जब आपके पास जनसंख्या बहुत कम हो, क्षेत्र आपका छोटा सा है, बहुत अधिक विस्तारित भौगोलिक भूभाग नहीं है, तो संभव हो पाएगा कि आप एकात्मक राज्य के रूप में शासन कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर यदि ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि आप एकात्मक राज्य के रूप में क्या करें, शासन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा एकात्मक राज्य के बारे में भी डिटेल से भी चर्चा की जा सकती है इस पर, लेकिन आज क्योंकि विषय क्या था, संघवाद, संघवाद का भूगोल क्या है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।